हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 22 दिसंबर 2020। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ये नीचे वाला नंबर 2 इन द डॉक, जिसमें अभी हाथरस गैंगरेप का जो पूरा केस है वो फिर से हाईलाइट हो रहा है कि जैसे ही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर की है तो उससे ये पता पड़ रहा है कि वो गैंगरेप ही था, जबकि यूपी पुलिस ने बहुत ही जल्दबाजी में जो विक्टिम थी उसकी बॉडी को मतलब एक तरीके से जला दिया था जल्दबाजी में, और उन्होंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था कि गैंगरेप है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, मतलब होम मिनिस्ट्री, तो इनके द्वारा क्या एक प्रोसीजर डाला हुआ है जिसको फॉलो करना होता है अगर कोई भी इस तरीके का केस आता है तो। ठीक है, तो एक तो ये डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये वाला, इंडियाज़ न्यू यूरोप पॉलिटिक, कि किस तरीके से इंडिया अब धीरे धीरे यूरोप की तरफ टिल्टेड है और चाइना और USA इन दोनों के बीच की जो राइवलरी है, तो दो पोल हो गए। तो इंडिया जो है वो तीसरा एक पोल या फिर हम कह सकते हैं एक मिडिल पावर का रोल प्ले करना चाह रहा है, जिसमें इंडिया के साथ में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरीके से ये सारे कंट्रीज़ मिल करके इन दोनों के भरोसे बैठना नहीं चाहते। या फिर ये कह सकते हैं कि चाइना को कंटेन करने का केवल और केवल USA के ऊपर पूरा प्रेशर हो, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो उस चीज़ में इंडिया अब किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में कोऑपरेट करके चाइनीज़ चैलेंज को टैकल कर सकता है। ठीक है, तो एक ये आर्टिकल देखेंगे। ये वाला आर्टिकल है क्राइसिस इन काठमांडू। अभी इसके बारे में हमने थोड़ी डिटेल देख ली थी कि किस तरीके मतलब रिपोर्ट्स की, न्यूज़ वाला जो सेगमेंट है उसमें, जिसमें KP शर्मा ओली ने मतलब डिज़ोल्व करवा दिया रिप्रेजेंटेटिव हाउस को, ये कह के कि हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। जबकि आप देखोगे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, वो आप देखोगे दो पार्टीज़ के मतलब एमलगमेशन के बाद में बनी थी। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर और एक थी CPN यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, तो KP ओली बिलोंग करते थे इससे, CPN UML से। ठीक है, तो KP ओली का सोचना ये था कि मेरी खुद की अकेले की मेजॉरिटी है तो क्यों मैं किसी के सामने झुकूं। तो ये जो फाइनल इन दोनों पार्टीज़ के मर्ज के बाद में ये जो पार्टी बनी ना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें एक और लीडर थे जो कि CPN माओइस्ट सेंटर से बिलोंग करते, जिनका नाम है प्रचंड। ठीक है, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें मनाने की कोशिश की। पुष्प कमल दहल या फिर प्रचंड भी बोला जाता है इनको, तो इनके बीच में इनके कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसके चलते इन्होंने रिज़ाइन कर दिया या फिर ये कह दिया कि डिसॉल्व कर दो, और प्रेसिडेंट ने भी टाइम नहीं लगाया, जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। साथ में यहाँ पर इंडियन एंगल बताया गया है कि 2015 में जो इंडिया ने बॉर्डर ब्लॉकेड लगाए थे, ठीक है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेकर के KPS ओली ने अपने कैंपेन शुरू किए थे इलेक्शन 2017 में जो इलेक्शंस हुए थे, प्रीवियस इलेक्शंस, उनमें कि इंडिया हमें कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज करना चाह रहा है। तो इंडिया को क्रिटिसाइज करते करते नेपाल को पूरा चाइनीज़ झोली में डाल दिया KPS ओली ने। ठीक है, और अभी भी जो रिमूवल है इसमें भी इन्होंने एक ही चीज़ कही है कि बोला इंडिया के साथ में कुछ राइवल्स हैं वो मिलकर के और नेपाल को स्टेबल नहीं बनने देना चाहते। जैसे हमारे यहाँ पर आप देखते हो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान कार्ड, चाइना कार्ड, इनकी बातचीत होती रहती है ना, कि कभी कांग्रेस BJP पे ब्लेम करती है, कभी BJP कांग्रेस पे ब्लेम करती है। तो इसी तरीके से इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है पॉलिटिक्स में नेपाल की अगर बात करें। ठीक है, तो मेन चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। बाकी अगर इस पेज पे देखें तो दो आर्टिकल्स जो हम देखेंगे उनके अलावा ना तो ये हमारे काम का आर्टिकल है, ना ये यहाँ पे आर्टिकल काम का है। इसके अलावा अगर देखें आइडिया पेज पे हम डिस्कस करेंगे ये वाला आर्टिकल, न्यू वेलफेयरिज्म ऑफ इंडियाज़ राइट, कि किस तरीके से वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का जो एक प्रोविज़न एनविसाज किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें वेलफेयर का एक नया तरीका, जिसमें फूड, न्यूट्रिशन, ये जो एक तरीके से हम जिनको कहते हैं ना कि हाँ मतलब इंटेंजिबल कुछ सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट, जिसको हम देख नहीं पाते, केवल फील कर सकते हैं।
तो उसको अब गवर्नमेंट ने टेंजिबल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप सैनिटेशन की बात करो, या फिर फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेल करना। तो इन चीज़ों के बारे में क्या, आप टॉयलेट्स की फैसिलिटी अवेल कराना, तो इन चीज़ों को क्या रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो न्यू वेलफेयरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे और देखेंगे क्या कहना चाहते हैं इस आर्टिकल में राइटर्स। ठीक है, ये वाला आर्टिकल है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी जो स्पीच होने वाला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, उससे रिलेटेड है, बिल्कुल काम का नहीं है हमारे। और इसके अलावा जो नीचे वाला आर्टिकल है, नोट्स फ्रॉम अ न्यू वर्ल्ड, कोविड-19 का क्या असर रहा म्यूज़िक इंडस्ट्री पे, तो उसके बारे में, वो भी हमारे काम का नहीं है। बस एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि म्यूज़िक में भी बहुत सारे चेंजेज आए, क्योंकि सारे के सारे काम वर्चुअल मोड्स पे ही होने लग गए। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है इन द डॉक। देखो, 3 महीने से ज़्यादा हो गए जब एक दलित वुमन का बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही बुरे तरीके से, एलिजिडली, ये अभी कथित तौर पर ही है, ठीक है, 4 अपर कास्ट के जो मैन थे, उन्होंने हाथरस यूपी में एक तरीके से उसको मॉलेस्टेट कर दिया, उसको मतलब चार्जशीट में तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ गैंगरेप था, अभी सीबीआई ने ये कहा, जबकि पुलिस क्या कह रही थी, यूपी पुलिस, कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। तो आप देखोगे सीबीआई ने चार्जशीट दे दी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट की, जो अब पर्टिकुलरली बात करें, यूपी पुलिस का जो काम था, उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर टैकल ना करने की जो बात है इस केस को, उसको हाईलाइट किया है इस चार्जशीट ने। ठीक है, जो विक्टिम थी उससे, मतलब जो वो इंजरीज के सामने घुटने टेकती, सकम टू हर इंजरीज, मतलब अपनी खुद की पीड़ाओं के सामने घुटने टेकना, इसका मतलब ये होता है। तो उसके पहले ही उसने बताया कि मेरे साथ में वाकई में बहुत सारा ज़्यादती हुई है और ये गैंगरेप था मेरे साथ में। ठीक है, साथ में उसने मरने से पहले जब अपनी उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, तो उसने साफ साफ ये भी बोला कि मतलब जो डिले बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और टाइम पे काम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, और ये चीज़ सीबीआई ने चार्जशीट में भी डिक्लेयर की है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब सीबीआई ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ना अपनी तरफ से पूरा एक जो होना चाहिए ना, एक ट्रीटमेंट, एक विक्टिम को और उसकी फैमिली को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। एक भी वुमेन ऑफिसर नहीं थी उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ऑफिसर्स में से एक भी। ठीक है, आप देखोगे इंसिडेंट के 5 दिन बाद तक भी कोई ढंग से सुध नहीं ली गई थी। अब ये कितना, मतलब एक परेशानी वाला, हम कह सकते हैं कितना ग्रेव सिचुएशन दिखा रहा है हमारे यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ठीक है, हाँ माना कि एलिजेड मॉलेस्टेशन है, उसको तो एक्सेप्ट कर लिया, बट मॉलेस्टेशन के बावजूद भी मेडिकल एग्जामिनेशन जो सेक्सुअल असॉल्ट के रिगार्डिंग होनी चाहिए थी, वो कंडक्ट टाइम पे नहीं हुई, तो वो चीज़ भी गलत है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कमियों को शो करता है। सीआरपीसी और होम मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें, तो जो गाइडलाइंस दी हुई है कि हाँ भाई, फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, कि सेक्सुअली अगर किसी पे अटैक हुआ है तो उन केसेस का किस तरीके से फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो उसमें एक बड़ा क्लियर प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है पुलिस को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे कि जो एलिगेशन लगाए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा सके। सबसे पहला काम तो होता है एफआईआर रजिस्टर करना। इसके बाद में फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होती है उस सर्वाइवर की, जिसने ये बोला है कि मेरे साथ में सेक्सुअल असॉल्ट, मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो उस सर्वाइवर के साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, और एग्जामिनेशन जब होती है तो एक वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। पुलिस को ये चीज़ बिल्कुल इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो सर्वाइवर के जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो एक मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी मतलब वहाँ पर लिखे उन स्टेटमेंट्स को। तो ये एक प्रोसीजर है, ये हमें बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन एस्पायरेंट हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, सीबीआई की जो चार्जशीट्स हैं वो आप देखोगे यूपी पुलिस के फेलियर को बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने रूल बुक को फॉलो नहीं किया, जो हमने प्रोसीजर देखा उसको। ठीक है, रही सही में आप देखोगे कि उस लड़की से जब पूछा गया, उस वुमन से, तो उसने बोला कि एक्सप्लिसिटली उसने क्लियर बोला कि बलात्कार, रेप हुआ है मेरा।
ठीक है, और उन 4 अक्यूज का नाम भी उसने बताया। और देखो कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन में भेजा गया तो आप वहाँ पर भी देखोगे तो नेग्लिजेंस अटेंशन मिली है। वहाँ पर केस को प्रॉपर वे में हैंडल ना तो पुलिस के द्वारा किया गया है, ना कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के द्वारा किया गया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। यूपी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि बोला कि हमने तो बहुत जल्दी सीपीआई इन्वेस्टिगेशन कर दी थी, पहली बार में इन्वेस्टिगेशन कर दी थी। बट पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो करंट यूपी गवर्नमेंट है वो लगातार यूपी पुलिस को जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही पार्टीशन वे में पावरफुल बनाती जा रही है। पार्टीशन का मतलब कुछ एजेंडाज को लेकर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है। जबकि आप देखोगे, अगर हम देखें एग्जीक्यूटिव जो भी होता है, ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों या फिर पुलिस सिस्टम की बात भी करो, तो उनको पार्टीशन वे में नहीं करना चाहिए, नॉन पार्टीशन वे में करना चाहिए। ठीक है, पार्टीशन नॉन पार्टीशन ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस की बात आती है। एथिक्स में हम पढ़ते हैं तो ये एग्जाम्पल एथिक्स में भी काम आ सकता है। तो चाहे वो अब देखो काउ विजिलेंटिज्म की बात करो या फिर सीएए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उन पर गाज गिरानी हो, या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसका यूज़ करके लोगों को रोकना या फिर एनकाउंटर करना, जैसे विकास दुबे का केस आपको पता होगा। इस तरीके से एंटी कन्वर्जन लॉ रिसेंटली जो आया है वो, तो आप देखोगे वहाँ पर इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को कहीं ना कहीं कर्व करने के लिए पुलिस को ज़्यादा पावर बना दिया गया इन द पार्टीशन्ड वे। तो इस वजह से आप देखोगे तो इन पर तो ज़्यादा अटेंशन दे रही है, जबकि हाथरस वाला केस कितना ज़्यादा परेशान करने वाला है। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक घिनौना एक अफेयर वहाँ पर था, सॉर्डिड अफेयर, मतलब घिनौना एक की करतूत थी। वैसी करतूतें दलित यंग वुमेन के साथ में होती रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। जबकि पुलिस ने क्या किया, जल्दबाजी में रातों रात ही क्रिमेट कर दिया, उसको जला दिया। इवन उसकी फैमिली को, जो विक्टिम थी उसकी फैमिली को मतलब लास्ट राइट्स परफॉर्म करने का भी मौका नहीं दिया। फिर सीबीआई आती है और सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके बारे में हम देख ही रहे हैं क्या पूरा आउटकम निकला है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें बहुत सुधारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज न्यू यूरो पॉलिटिक। आर्टिकल लिखा हुआ है सी राजा मोहन के द्वारा। देखो, चाइनीज़ एग्रेशन की अगर बात करें तो चाइनीज़ एग्रेशन पूरे 2020 में तो ऑलमोस्ट अभी कंटिन्यू है, अभी स्टैंड ऑफ हटा नहीं है। ठीक है, बस ये कि बर्फ़बारी हो रही है तो थोड़ा सा बस रुकावट है, ब्रेक लगा हुआ है। तो इस चक्कर से दिल्ली ने इंटरनेशनल कोalition पे ज़्यादा विश्वास किया। और इसमें भी आप देखोगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात कर लो या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की बात करो, तो इसमें करंटली तो देखें 2020 में तो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में एग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, और इंटेंसिफिकेशन भी हुआ है बहुत ज़्यादा कॉपरेशन में। तो 2021 जो है ना, उसमें हम यूरोप की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और इसकी तरफ आप देख सकते हो पहला कदम ऑलरेडी उठाया जा चुका है, जिसमें 3 तो यहाँ पे प्रोविज़न बता रहे हैं। एक पॉइंट मैं बता देता हूँ जो इस आर्टिकल में नहीं है, जो आपको पता भी है, कि बोरिस जॉनसन को हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे पे इनवाइट करना चीफ गेस्ट के तौर पे। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम देखोगे जहां हमें दिखाई देता है कि वाकई में इंडिया अपनी एक जो टेंडेंसी थी ना, एक कह सकते हैं टैबू जो था, एक डर था कि यूरोपियन कंट्रीज़ कॉलोनियल रह चुके हैं तो उनके साथ में हम रिलेशन नहीं बनाएंगे, हमारे रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को नहीं आने देंगे। वो चीज़ें जो थी उनसे अब दिल्ली थोड़ा सा टेक ऑफ करना चाहता है। और उसका सिंबल कहाँ पे दिखाई देता है? देखो, नंबर 1 जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उसमें इंडिया ने फ्रांस की मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया है, पहला। दूसरा, आप देखोगे इंडिया ने यूरोपियन रोल को रिकॉग्नाइज किया है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि आज नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। दिल्ली ने अपनी तरफ से वेलकम भी किया है कि जब जर्मनी और नेदरलैंड्स ने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंटली एक डिक्लेरेशन दिया कि हम भी जियोपॉलिटिक्स में पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में अपना रोल बढ़ाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे दिल्ली ने उनको वेलकम किया। 2 चीज़ें। नंबर 3, अगर हम देखें सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर बात आए तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी तरफ से लगातार, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि लगातार अपनी इमरजेंस बढ़ाता जा रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है। तो दिल्ली और लंदन के बीच में इससे रिलेटेड पार्टनरशिप पे बातचीत हो भी रही है। और आप देखोगे जो अभी तक यूरोप में ब्रिटेन ने खुद को एग्जिट भी करवाया है,
आप ये भी दे ब्रेग्जिट की जो हम बात करते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस स्ट्रगल भी की है, जिसको थेरोस बोला जाता है, ठीक है। तो वो भी थ्रोइज, थेरोस नहीं थ्रोइज, तो इसका भी आप देखोगे तो इंटरनेशनली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है ब्रिटेन, तो उसके लिए भी इंडिया अपनी तरफ से कोऑपरेट करना चाह रहा है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये बड़ी क्लियरली बोल रही है कि आने वाला 2021 जो है, इसमें इंडिया का फोकस अब यूएसए तो ऑलरेडी हो गया, अब यूएसए के साथ में भी देखते हैं जो बाइडेन का क्या रिलेशन रहता है, क्योंकि चाइना और यूएसए का अगर देखोगे तो कहीं पर तो इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कहीं पे कॉपरेशन है। तो वो जो चीज़ है ना, कंपटीशन और कॉपरेशन, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को एक और ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत है। वो यूरोप सबसे बेस्ट हो सकता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस चीज़ को लेकर के विलिंग है, ठीक है। आज आप देखोगे हम कहीं ना कहीं जो हमारा क्विटेडियन जो था, डेली बेसिस की जो डिप्लोमेसी है साउथ ब्लॉक की, जिसमें मैंने बताया आपको पीएमओ भी होता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी होती है, तो वहाँ पर ये चीज़ बड़ी दिमाग में अब चल रही है कि कैसे भी करके अब हमें कॉन्सेप्चुअल डिपार्चर लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने हमेशा से क्या देखा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो केवल और केवल एक ही काम किया है उन्होंने, कि कॉलोनियल सिस्टम, बट नहीं, अब दिल्ली जो है इन चीज़ों को शेड करना चाहती है, ख़त्म करना चाहता है, कि किस तरीके से जो पोस्ट कॉलोनियल मेंटल ब्लॉक जो हमने लगाया था कि अब कॉलोनियलिज्म का हम शिकार हो चुके हैं, अब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट उस चीज़ को हटा करके अब हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे, जिससे कि अब पोस्ट इंपीरियल यूरोप की तरफ जो हमारा एक एटीट्यूड था, हमारा जो ओपिनियन था, वो अब हम चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिल्ली और बीजिंग की अगर बात करें तो देखो लगातार कहीं ना कहीं सिचुएशन ग्रेवर होती जा रही है। यूएसए अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पार्टनर बना भी है इस बात को लेकर के इंडिया के साथ में, पर जब तक ट्रंप है तब तक तो दैट्स ओके, बट अब क्या है, जो सीनो यूएस रिलेशनशिप है उसमें इंटेंस कंपटीशन भी है, तो सिग्निफिकेंट कोऑपरेशन भी है। और चाइना ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर आप टीजिंग भी कर रहा है, चाइना मतलब चिढ़ा भी रहा है एक तरीके से, कि हम जो बाइडन को कॉपरेशन देंगे। पर्टिकुलर बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज के इशू पे, और चीज़ों के लिए नहीं, क्लाइमेट चेंज की इशू पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब की बार बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा रहा है यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रहे हैं उनमें। इसके अलावा आप देखोगे अमेरिका के जो अलाइज हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर एशियन जो कंट्रीज़ हैं, वो भी अब धीरे धीरे देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से सीधा क्वेश्चन पिक किया कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमारे लिए क्या किया, जो एशियन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑफ फॉर एग्जांपल जापान हो गया है, साउथ कोरिया हो गया, इन कंट्रीज़ ने हमारे लिए क्या किया। तो कहने का मतलब सवालिया चिन्ह तो अभी अमेरिका इन पे उठा के रखेगा। तो इस चीज़ को चलते हुए, इस अनसर्टेनिटी को देखते हुए दिल्ली को अपनी तरफ से कुछ और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, और उस तरफ से आप देखोगे तो सप्लीमेंटिंग एफर्ट्स दिल्ली ऑलरेडी उठा भी रहा है। जैसे कि आप देखोगे मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स की मीटिंग होना, जैसे कि मिडिल पावर जिनको बोला जाता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में, ऐसे ही ट्राइलेटरल डायलॉग होना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। अब यूरोपियन पावर्स की तरफ हमें देखना, जिससे कि हम कैसे भी करके इंडिविजुअली कंट्रीज़ के साथ में, जैसे फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, इनके साथ में रिलेशनशिप हमारे अच्छे करें, और साथ में कलेक्टिव वे में भी यूरोपियन यूनियन के थ्रू भी हमारे एंगेजमेंट बढ़ा सकें। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होगा इंडो पैसिफिक रीजन में, कि एक तरफ चाइना अगर अपनी एमरजेंस दिखा रहा है तो दूसरी तरफ यूएसए उसको टैकल करने की बात कर रहा है। बट अगर इन दोनों के ऊपर ही अगर छोड़ दी जाएगी तो चाइना की एमरजेंस तो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो वहाँ पर एक बैलेंसिंग पावर बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इंडिया अपने हिसाब से तैयार कर सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेट करके। इसके हिसाब से आप देखोगे यूरोपियंस को क्या है, एक करेक्टिव, सिग्निफिकेंट करेक्टिव मेथड की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने क्या देखा है, दिल्ली कभी भी इस कॉन्टिनेंट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा। वही बात है कि हम हमारे जो पुराने जो कड़वी जो हमारी एक्सपीरियंस रही हुई है, बैड एक्सपीरियंसेस, उसकी वजह से हमने यूरोप को कभी कंसिडर नहीं किया, कंसिडर भी किया तो सस्पिशियस नज़रों से रही। सही में आप देखोगे बाईपोलर कोल्ड वॉर डायनेमिक्स की अगर बात करें तो वो भी अब कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाईपोलर कोल्ड वॉर डायनेमिक्स का मतलब हो गया कि ईस्ट वेस्ट में डिवीज़न, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गए। नॉर्थ साउथ के फ्रेमवर्क की अगर बात करें,
जिसमें हम बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ तो नॉर्थ में हो गए और साउथ सदर्न कंट्रीज़ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो वो भी अब कहीं ना कहीं आप देखोगे दिल्ली को अभी तक जो रोकते आ रहे थे ये ओपिनियंस, अब दिल्ली उनको कहीं ना कहीं छोड़ रहा है, क्योंकि हमने जो रियल में यूरोप से रिलेटेड जो हमारी पॉलिटिक्स हो सकती थी उसको बड़े न्यूएंस्ड वे में स्टडी नहीं कर पाए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। क्योंकि हमने क्या किया, वही देखो सीधी सी बात है, दो ग्रुप हैं, दोनों के बीच में हमने डिवीज़न देख लिया कि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो इनके बीच में कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं होगा। अब क्या है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के बीच में आप देखोगे तो जो लाइन थी ना दरार की, वो अब हटती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली के हिसाब से, मेनली यहाँ पे इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो आप देखोगे एक स्ट्रेटेजिक मोमेंटम है कोल्ड वॉर के बाद में। अभी ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से शुरुआत की जा रही है, कोशिश तो पहले भी की गई पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रही सही में अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप की नज़र जब एशिया की तरफ आती थी तो दो कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट थे, एक तो चाइना और एक इंडिया। बट चाइना ने लगातार एक कॉमर्शियल पार्टनरशिप अपनी बिल्ड करता रहा चाइना यूरोप के साथ में, तो इस वजह से कॉपरेशन भी बढ़ता चला गया और जो इकोनॉमिक गैप था चाइना और इंडिया के बीच में वो भी बढ़ता चला गया, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई और इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे यूरोपियन इंटरेस्ट जो थे ना दोनों कंट्रीज़ में थे, पर ज़्यादा कौन फ़ायदा उठा ले गया इसका, चाइना। रही सही में आप देखोगे कम्युनिस्ट चाइना जो है वो उसने एक स्पेशल सेंसिटिविटी भी दिखाई कि पहले तो इंटर इम्पीरियलिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन इसको बोला जा रहा है। एक इंटर इम्पीरियलिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया कि देखो जी, इंपीरियलिज्म 1950s तक आते आते डिक्लाइन करना शुरू हो गया था, कॉलोनियलिज्म डाउन हो गया था। फिर उसके बाद में चाइना का राइज हम देख सकते हैं 1978 या 1980s की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस बीच में चाइना ने इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया कि इंपीरियलिज्म बहुत गलत है। बट 1980s के बाद में जब चाइना थोड़ा सा खुद राइज हो रहा है तो आज आप देखते हो चाइना न्यू इंपीरियलिज्म कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज को लोन दे रहा है, उनको डेट ट्रैप में फंसा रहा है। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को बड़ा स्मार्टली मैनेज किया है चाइना ने। तो वो जो चीज़ है ना उसकी वजह से यूरोपियन पॉलिटिकल क्लास जो है या जो इकोनॉमिक एलिट्स हैं वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को लॉसेज होते गए। तो इंडिया ज़्यादा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बन पाया। अब बात आ जाती है फ्रांस की। देखो फ्रांस ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है एक एक्सेप्शन के तौर पे कि 1990 में जब हमारे ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ ने आपको पता है 1998 में जब पोखरण टेस्ट हुआ था तो उसके बाद में हमारे ऊपर बैन लगाए गए थे। तो फ्रांस ने बड़ा एक असर्टिव वे में इंडिया को सपोर्ट किया था कि नहीं, इंडिया पे बैन नहीं, सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए। दूसरा आप देखोगे इमैनुअल मैक्रो की जो विजिट हुई हमारे यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट की 2018 में, तो उन्होंने और भी एक्सपेंसिव फ्रेमवर्क्स पे काम करने की कोशिश की, मतलब ओपन अप किए हैं बहुत सारे स्कोप्स जिससे कि दोनों की रिलेशनशिप रिवाइटलाइज हो सकेगी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया और फ्रांस की अगर बात करें तो दोनों एक स्ट्रॉन्गर रीजनल एंकर भी बन चुके हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। जैसा कि हमने देखा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में फ्रांस की मेंबरशिप के लिए इंडिया ने सपोर्ट किया है। वेस्टर्न इंडियन ओशन की अगर बात करें या साउथ पैसिफिक ओशन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी फ्रांस की हिस्टोरिक नेवल प्रेजेंस है। और आप देखोगे हम बड़ी जल्दी ये चीज़ देख भी पा रहे हैं कि जो चाइना का अपनी तरफ से एग्रेशन की वजह से जो मैरीटाइम चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं तो वो भी अब एक नई रियलिटी बनती चली जा रही है। तो फ्रांस भी अब इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए खुले हाथों तैयार है। ठीक है, अब बात आ जाती है ब्रिटेन की। देखो यूरोप और ब्रिटेन की अगर बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं चाइनीज चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और एशियन पॉलिटिक्स में और इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। क्योंकि आप देखोगे पास्ट अप्रोचेस की बात करें तो क्या एक ही दिमाग था नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला कि भाई किसी भी एक रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर नहीं आनी चाहिए, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में केवल इंडो पैसिफिक रीजन के लोग ही या फिर वही देश ही पार्टिसिपेट करें। जी नहीं, अब यूरोप भी पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये बैरियर्स अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल टैबू था कि रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशंस को लेकर के हम यूरोप को कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि वो एक इम्पीरियलिस्ट पावर रही हुई है। तो अब देखोगे चाइना भी क्या है अपनी तरफ से जियोपॉलिटिकली खुद को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तौर पे ला रहा है, तो इंस्टेबिलिटी आ रही है बहुत सारे रीजन्स में। तो ओल्ड पैराडाइम जो बना हुआ है कि हाँ भाई यूरोप को हम यहाँ पर नहीं आने देंगे, वो अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है।
फ्रांस, ब्रिटेन, इनकी बात करें तो इन्होंने देखो जब से कॉलोनियलिज्म ख़त्म किया था, डीकोलोनाइजेशन किया था, उसके बाद में बहुत सारे डिस्प्यूट्स ऑलरेडी यहाँ पर चलते रह रहे हैं। जैसे डियागो गार्सिया वाला जो केस है वो हो गया वेस्टर्न इंडियन ओशन में। तो दिल्ली ने वहाँ पर बड़ी कोशिश की है कि कैसे भी करके एक एमिकेबल रेजोल्यूशन आए। जो डिस्प्यूट्स फ्रांस और ब्रिटेन ने यहाँ पर डीकोलोनाइजेशन के टाइम पे छोड़े थे, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में दिल्ली ने बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है। तो आप देख सकते हो अच्छे रिलेशंस तो दिल्ली अभी चाहता है यूरोप के साथ में, ठीक है। और ये सच भी है कि यूरोप जो है वो अपने आप में एक एबिलिटी रखता है मिलिट्री पावर के तौर पे भी और इकोनॉमीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इंडो पैसिफिक में अगर इंडिया अकेला एशियन डेमोक्रेसीज़ के साथ में अगर फाइट करना चाहे तो वहाँ पर अगर यूरोपियन डेमोक्रेसीज़ का रोल भी आता है तो हमारे यहाँ पर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंश्योर हो सकेगा, तो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो पाएगी। इससे क्या होगा, आप देख सकते हो वही चाइना को कंटेन करना, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के तौर पे इंडिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में इमर्ज हो सकेगा। अभी तक एशियंस ने यूरोपियन पोटेंशियल को अंडर वैल्यू किया है, इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि वही बात ईस्ट वेस्ट का डिवीज़न, ठीक है। मोस्ट यूरोपियन जो हैं वो कन्विंस्ड है इस बात को लेकर के कि वास्तव में एशियन जियोपॉलिटिक्स में अभी हमें भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केवल अमेरिका का बर्डन ही नहीं है ये सारा का सारा चाइना को टैकल करना, या सारा जो इंस्टेबिलिटी आ रही है रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसका असर देखो यूरेशियन लैंडमास पे भी देखा गया है, तो इंडो पैसिफिक में भी उसका असर देखा गया है। तो यूएसए के साथ में अब यूरोप और एशियन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ये सब मिल करके अगर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस ऑफ पावर भी स्टैब्लिश हो जाएगा और लॉन्गर टर्म में रीजन में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो पॉइंट क्या रहता है, कोalition अपने आप में इंपॉर्टेंट है और कोalition केवल रातों रात नहीं होता है। आने वाला 2021 जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, इसको हमें हार्नेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द आइडिया पेज पे न्यू वेलफेयरिज्म ऑफ इंडियाज राइट। आर्टिकल लिखा है अभिषेक आनंद, विकास दिम्बले और अरविंद सुब्रमण्यन ने। देखो अभी रिसेंटली 5वें राउंड की रिपोर्ट रिलीज हुई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, जिसमें बहुत ही रिलायबल डेटा भी मिला है, इंडिपेंडेंट एविडेंसेस भी मिले हैं, और जो माइक्रो लेवल पे जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए करंट गवर्नमेंट की वो भी हमें दिखाई दी है। तो बहुत सारी डायमेंशंस कवर की गई है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी कवर की गई है, जैसे कि सैनिटेशन की बात करें, टॉयलेट्स की फैसिलिटी की बात करें, कुकिंग गैस की बात करें, बैंक अकाउंट्स की बात करें, जो कि पहले अभी तक प्राइवेट सेक्टर का जो एक सेगमेंट हुआ करता था वहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना एक डोमेन क्रिएट किया है। तो इसी चीज़ को बोल रहे हैं ये न्यू वेलफेयरिज्म, जिसमें आप देख सकते हो कि जो बच्चों का जो स्टंटिंग का सेगमेंट है वो तो है ही, इसके अलावा इस आर्टिकल में ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट अभी तक हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में देखा जाता था वो इंटरेस्ट अभी गवर्नमेंट ने कंडक्ट किए हैं। तो दो पार्ट हो गए इसके, एक तो स्टंटिंग को लेकर के इशू को डिस्कस करेंगे हम, और एक इन सभी इश्यूज़ को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक क्या है, देखो बेसिक जो एमिनिटीज़ दी जाती थी पब्लिक गुड के नाम पे, जैसे कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो, प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने हम जानते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा से हिस्टोरिकली वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स ने यही काम किए हैं कि हाँ वेलफेयर कैसे इंश्योर की जा सकती है। बट करंट गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ अलग तरीके से काम किए हैं, कुछ अलग तरीके से सब्सिडीज़ दी है, ठीक है। एसेंशियल गुड्स में एड ऑन कर दिया कि किस तरीके से हम, और एक कहता ना कि दिखाई दे, दिखने वाला काम हुआ तो दिखे, तो उस चीज़ पर दिया है। तो राइटर जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिस्कशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट केवियट्स मतलब वार्निंग पर हम एम्फेसिस डालना चाहते हैं। नंबर 1, देखो ये जो लेटेस्ट डेटा आया है ये 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज़ का आया, अभी पूरी कंट्री को कवर नहीं किया गया है। ओवरऑल 54% इंडियन पॉपुलेशन को कवर किया गया है, जिसमें आप देखोगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ये स्टेट्स तो अभी भी एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है।
पहली वार्निंग। सेकंड वार्निंग ये देना चाह रहे हैं कि ये जो इनकी खुद की फाइंडिंग्स है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स जिनको टारगेटेड मैनर में इम्प्लीमेंट किया गया था, और वो भी किसके थ्रू, वुमेन बैंक अकाउंट के थ्रू, जिसमें कि वुमेन बैंक अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैनिटेशन हो गया, कुकिंग फ्यूल हो गया, इनके बारे में हम ध्यान देंगे, जो कि ओवरऑल हाउसिंग के बारे में भी डेटा कवर नहीं करता, क्योंकि हाउसिंग का डेटा जो है वो प्रॉपर अभी अवेलेबल नहीं है। तो दो वार्निंग्स हो गई। तीसरी वार्निंग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डेटा जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है ना, वहाँ पर ग्रैन्युलरिटी को कवर नहीं किया गया, मतलब बेसिक रियलिटी को, कोर चीज़ जो है ना उसको ध्यान नहीं दिया। जैसे कि एक्सेस टू पावर अगर बात कर ली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात कर ली, तो उसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि नहीं, इस पे ध्यान नहीं दिया। एक्सेस टू कुकिंग गैस की बात अगर करें, एलपीजी जो सिलेंडर दिए गए, तो क्या गारंटी है कि डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है, केवल कनेक्शन ही दे दिया है, डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे हैं, उसकी डिटेल हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। चौथी वार्निंग यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि जो न्यू वेलफेयरिज्म की बात करें, जिसके लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट कर चुकी है, तो वहाँ पर हम केवल सेंटर को ही क्रेडिट या फिर ब्लेम नहीं दे सकते, स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे काम हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन रहा है। तो ये चार चीज़ें ध्यान में रख करके फिर इस रिपोर्ट को हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ ये जो ग्राफ्स हैं उनके थ्रू बता रहे हैं कि देखो, मेजर अगर प्रोग्रेस की बात करें तो गवर्नमेंट के हिसाब से न्यू वेलफेयरिज्म में 2019 में लगभग 72%, लगभग ऑल ओवर वुमेन जितनी भी है, उनमें से जितनी वुमेन है उनमें से 72% वुमेन का खुद का बैंक अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है। ठीक है, तो आप देखोगे लगभग 98% जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, और 70% के पास में इम्प्रूव्ड सैनिटेशन है, और 60% के पास में कुकिंग फ्यूल कनेक्शन अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हो, ये डेटा काम का है, आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो ये जो डेटा है, इन चीज़ों को आप लिखोगे, जब क्वेश्चन पेपर के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप करोगे ना, तब आपको ये डेटा काम आने लग जाएगा, क्योंकि आपको अपने स्टेटमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे ही लिख रहे हो, जिसमें करंट गवर्नमेंट के बारे में लिखना हो, क्या अचीवमेंट्स हैं, तो ये डेटा एज इट इज़ काम में आ जाता है कि बैंक अकाउंट 72% का हो गया, तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर सकती है गवर्नमेंट। 98% हाउस होल्ड्स के पास में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो अब वो घरों में क्या है, जो जंगलों में से जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे, लकड़ियाँ, या फिर जो कहते हैं ना काऊ डंग से जो एनर्जी फैसिलिटेट किया करते थे, तो वो उन चीज़ों से बच चुके हैं, तो उनके प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं इनमें। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये आ गया कि फर्स्ट फिगर में हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं ग्रोथ रजिस्टर की गई है, जो दिखाई देती है, जिसको हम न्यू वेलफेयरिज्म बोल रहे हैं। सेकेंड अगर देखें, ये टर्म जो ना न्यू वेलफेयरिज्म, ये हो सकता है मेंस में मिल भी जाए, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को बड़ी अच्छे से पकड़ती है यूपीएससी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड जो है, अगर इम्प्रूवमेंट की पेस की बात करें, तो ओवरऑल जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनमें कितना परसेंटेज एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हुई है गुड्स और सर्विसेज की, तो वो देखिए तो 2015 के बाद में वाकई में उसमें थोड़ा बहुत एक अपवर्ड ट्रेंड देखा गया है कि हाँ एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हुई है, और वो भी स्पेसिफिकली देखें तो रूरल इंडिया में। अब यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि वुमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन और उनके एम्पावरमेंट के लिए देखें तो बैंक अकाउंट्स खुलाए गए हैं। तो थोड़ा ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये एनालिसिस हमारे डेटा इतना काम का नहीं है, बस इसकी जो मेन जो थीम है ना वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवरऑल तो यहाँ पे डेटा हमने देख ही लिया कि लगभग 72% वुमेन के पास में अपना खुद का बैंक अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है। ठीक है, तो ट्रेंड क्या है, 2015 जब से प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी, उसके पहले अगर देखें तो लगभग हर एक साल में 1.5% वुमेन ही रूरल एरियाज़ में बैंक अकाउंट नया खुलवाती थी। तो पोस्ट और 2015 के बाद में लगभग 7.1% का इंक्रीमेंट देखा जा रहा है एवरी ईयर। तो लगभग 5 गुना ज़्यादा अकाउंट्स खुल रहे हैं 2015 के बाद में। ठीक है, बिहार की अगर बात करें रूरल रीजन में, तो वहाँ पर 2005 में 6.6% वुमेन के पास में बैंक अकाउंट हुआ करता था, जो 2019 में बढ़ करके कितना हो गया, 50%। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं गेन दिखा रही है। फिर आगे चलते हैं, अगर 2015 के बाद में देखें तो जितने भी हाउस होल्ड हैं उनमें से लगभग 3.5% सैनिटेशन को एक्सेस कर पा रहे थे, प्रॉपर सैनिटेशन को, जो कि आप देखोगे
आप कितना कंपेयर हो गया, लगभग उसके पहले कितना, मतलब 2015 के पहले तो कितना था, केवल 1.5% का ही इंक्रीमेंट था। फिर उसके बाद में 2015 के बाद में अब देखें तो कितना इंक्रीमेंट आ रहा है सैनिटेशन में, लगभग 3.5%। ऐसे ही क्लीनर कुकिंग फ्यूल की अगर बात की जाए तो इसमें भी इसकी भी स्पीड, इसकी भी पेस इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है कि 2015 के बाद में लगभग 7 गुना इंक्रीमेंट आया है। इसी तरीके से एडिशनल हाउसिंग की, मतलब आप बात करो कि पावर की बात की जाए तो उसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है। कहने का मतलब डेटा जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में जो देखा वो क्लियर ये कहता है कि वाकई में एक्सेसिबिलिटी जो है इनकी कुकिंग फ्यूल की, इलेक्ट्रिसिटी की, इनकी इंक्रीज हुई है। तीसरा यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है कुछ मैट्रिक्स पे वहाँ पर डाउन भी गई है, जहाँ जैसे कि हमने देखा एक क्लियरेस्ट एग्जांपल है सैनिटेशन का। क्या बोला गया कि 2019 एंड तक आते आते हमारे यहाँ पर 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है इंडिया, बट अभी भी जो टॉयलेट्स हैं उनकी अगर बात करें, सैनिटेशन फैसिलिटी है वो लगभग 70% पॉपुलेशन को ही अवेलेबल है। बिहार में तो अभी भी 49% ही है। तो सैनिटेशन का जो डेटा है वो एग्जेजरेटेड फॉर्म में दिखाया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही दिखाया हुआ है, बट रियलिटी अभी 70% ऑन एन एवरेज थ्रू आउट कंट्री हम गेन कर पाए। तो पहला तो ये हो गया थोड़ा सा डिक्लाइनिंग का ट्रेंड। दूसरा डिक्लाइनिंग ट्रेंड क्या देखा गया है, चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब हमें पता है ही, मैं बार बार बता चुका हूँ कि एज के हिसाब से बच्चे की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये जो दो स्टैंडर्ड है ना, ये दोनों चीज़ों में हम कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ग्लोबल नॉर्म्स में, कहीं ना कहीं ग्लोबल नॉर्म्स के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं डिक्लाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2005 से 2015 का जो डेटा हमने देखा, 2005 में आ गया था एनएफएचएस का तीसरा राउंड और 2015 में चौथे राउंड का डेटा, उसमें कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ पर आप देखोगे स्टंटिंग था, उसमें डिक्लाइन दिखा गया था, बट अभी थोड़ा सा रिवर्सल देखा गया है 2015 से लेकर 2019 के बीच के डेटा में, और वो डिक्लाइन जो था वो फ्लैट हो गया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर स्टंटिंग अभी भी मेंटेन्ड है, कम नहीं हो पाई है। और इसके पीछे ये स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं फिर रेट्रोग्रेसिव हो गई, प्रोग्रेसिव नहीं हो पाई, ठीक है। हमें डायनेमिक इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो ये डिस्टर्बिंग डेटा हमारे सामने बार बार आता रहेगा। तो बात ही आ जाती है कि अब ये डिफरेंस जो है, जिसमें न्यू वेलफेयरिज्म की बात करें और ये जो स्टंटिंग का जो प्रॉब्लम है इसमें, तो ये डिफरेंस हम कैसे समझें। देखो, न्यू वेलफेयरिज्म में क्या है, एक विज़न तो होता ही है। विज़न क्या होता है, विज़न में एक चीज़ तो ये होती है कि आपके पास में कैलकुलेशन बहुत होती है कि हाँ इतने टाइम में हमें ये काम करना है, इतने लोगों के पास में कनेक्शन पहुंच जाने चाहिए, तो कैलकुलेशन का बर्डन तो लेके चलता है न्यू वेलफेयरिज्म। बट उसके साथ साथ में आप देखते हो इनके एक डिफ्यूज़न भी होता है, कुछ कन्विक्शंस भी होते हैं। कहने का मतलब बहुत ही एम्बिशियस वे में आप टारगेट्स को अचीव करना चाहते हो, तो कन्विक्शन जो है ना, उससे आप गुड्स और सर्विसेज को आप बड़े क्रिटिकली डिफरेंट मैनर में जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचा देते हो। जो बेसिक नीड्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए आप एक क्लियर देखते हो। तो पिछले 2 दशकों में अगर हम हमारा एक्सपीरियंस देखें तो जो कुछ भी एक कन्विक्शन था, उस कन्विक्शन का कोर क्या बन के रह गया कि बोला टेक्नोलॉजी अगर अच्छे से हम यूज़ कर लेंगे तो चीज़ों को आराम से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा प्रोग्राम्स का। तो कन्विक्शन भी रहा, कैलकुलेशन भी रही और टेक्नोलॉजी भी रही। तो ये न्यू वेलफेयरिज्म की एक अपने आप में इंपॉर्टेंट 3 पिलर हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो न्यू वेलफेयरिज्म की अगर कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे मेन यहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स और थोड़ा रियलिटी भी, ये किस पे फोकस ज़्यादा करता है, बोला रिच इलेक्टोरल्स पे, कि कहाँ से हमें वोट ज़्यादा मिल सकता है, वो ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ गई है। इसमें क्या होता है कि देखो जो भी टारगेट है, जैसे कि आपने कुकिंग गैस के कनेक्शन दिए तो वो सीधा का सीधा डिलीवर करोगे और लोगों को दिखाई देगा, और फिर उसके बाद में आप लोगों को रिमाइंड करोगे कि हमारी सरकार ने आपको गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया, क्योंकि वो एक टेंजिबल है, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। जबकि प्राइमरी एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू, जहाँ पर हमने देखा कि न्यूट्रिशन माल नरिशमेंट हमारे इंडिया में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले 4 सालों में, तो वो जो चीज़ें हैं इनटेंजिबल है, उनको हम टच नहीं कर सकते, तो उनको ज़्यादा मेजर करना और उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिलता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने किस पे ध्यान दिया,
टॉयलेट्स पे, और टॉयलेट्स को इजीली देखा जा सकता है कि हाँ किसके घर में बना किसके नहीं बना। तो बनी हुई चीज़ रिकॉल कराती है कि हाँ इस गवर्नमेंट ने बनाया और इसने नहीं बनाया, तो वो वोट अपने आप ही उस तरफ डायरेक्ट हो गए। तो न्यू वेलफेयरिज्म का एक ये बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि वो रिच इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो भी डिलीवर किया गया है, जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल, जो गुड्स या सर्विस, वो सारे के सारे इंटेंजिबल ना होकर के टेंजिबल है, टच किया जा सकता है। और इसमें क्रेडिट कौन ले रहा है? मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन गवर्नमेंट। जबकि आप देख सकते हो इन स्कीम्स को जिनकी हमने बात की है, इनमें ज़्यादातर जो रोल प्ले किया है वो भी इम्प्लीमेंटिंग जो मशीनरीज है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करने वाली है। अब जैसे बैंकों में अकाउंट खुलाना है तो बैंकिंग, या आप एलपीजी गैस दे रहे हो तो पीएसयूज काम कर रहे हैं उनके पीछे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में। या फिर कोई भी आप टॉयलेट्स की इनकी बात कर रहे हो तो उसमें भी स्वच्छ भारत मिशन का जो नाम था वो शुरुआत हुआ कहाँ से था? सेंटर से। तो इस तरीके से देख सकते हो, हाईलाइट करवा दिया कि क्या क्या अचीवमेंट है और कौन कौन बेनिफैक्टर्स है, किन किन को इनका बेनिफिट मिला है। जबकि दूसरी, अगर इसके कंट्रास्ट में हम देखें, चाइल्ड न्यूट्रिशन वैल्यू अगर इम्प्रूव हो तो उसका पता नहीं पड़ता कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चे का जो पोषण है उसमें, ठीक है, उसको मेज़र भी नहीं किया जा सकता, कम से कम शॉर्ट टर्म में, या फिर दिखा तो नहीं सकते कि ये बच्चा हेल्दी हो गया या फिर ये नहीं हो गया। और एक एक्सटेंट कितना है उसके बारे में हमें डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। रही सही में किसी भी फैमिली की अगर बात करें तो जब बच्चे हेल्दी होते हैं, बच्चे फैमिली में सब कुछ बढ़िया चलता है, तो हैप्पियर, हेल्दियर और कॉग्निटिवली अगर स्ट्रॉन्गर बच्चे होते हैं तो वो चीज़ें बड़ी क्लियर नहीं होती, विजिबल नहीं होती है, डिसर्निबल होती है, ठीक है, लेस क्लियरली डिसर्निबल, मतलब प्रत्यक्ष में नहीं आ पाती है। जबकि आप देखोगे बेटर न्यूट्रिशन है वो लेने में भी टाइम लगता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। और उसकी बजाय आप दूसरी तरफ देखोगे तो वहाँ पर आप क्या देखते हो कि हाँ टॉयलेट बन गया तो टॉयलेट बन गया, हाँ भाई बहुत बढ़िया काम हो गया। तो ये पॉइंट। दूसरा, न्यूट्रिशन जो है लेवल है वो कब बढ़ता है? जब फैमिलीज़ का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा हो, जब इनकम और परचेजिंग पावर जो है वो बढ़े और कंजम्पशन लेवल बढ़े। तो उन चीज़ों पर लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर राइटर्स जो हैं वो दो कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं। देखो कि जब भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भी चीज़ को टारगेट करे तो दो चीज़ों पर ध्यान दें। नंबर वन, गवर्नमेंट को एक विज़न रखना चाहिए जिसमें सब्सटेंटिव और पॉलिटिकल दोनों तरीके के वहाँ पर गोल्स हों। दूसरा यहाँ पर ये कि जो आउटकम है जो कि डायरेक्टली हमें दिखाई दे, तो उसमें कुछ ईजी एक्शंस भी होने चाहिए तो कुछ डिफ़िकल्ट एक्शंस भी होने चाहिए। ईजी का मतलब जो टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज है जो दे दी, अभी जो न्यू वेलफेयरिज्म की बात है वो ईजी एक्शंस हैं। जबकि डिफ़िकल्ट में हमें यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ाना है, बच्चों का एजुकेशन लेवल भी बढ़ाना है, ठीक है। तो हमें डायनेमिक इकोनॉमी में इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी करंट हम देखें तो हमारा जो एक्सपीरियंस है और ग्लोबल ट्रेंड का एक्सपीरियंस देखें, जैसे पोलैंड, हंगरी और टर्की में भी इसी तरीके का चल रहा है कि जो ब्रॉड बेस्ड प्रोस्पेरिटी है, देखो उस पर तो ध्यान कम दिया जा रहा है कि वाकई में लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ बेनिफिशियल होगी वहाँ के लोगों की, बजाय कि ध्यान किस पे दिया जा रहा है? न्यू वेलफेयरिज्म पे, कि दिखाई क्या दे रहा है। एक तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में उलझ गई है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो ट्रेडिशनली रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाओ और गरीबों में उस टैक्स को सब्सिडी के तौर पे बांटो जिससे कि गरीबी को मिटाया जा सके, उसको भी हमने कहीं ना कहीं नए तरीके से न्यू वेलफेयरिज्म के तौर पे एक नए फॉर्म में सब्सिडीज़ देने की शुरुआत कर दी, जैसे कि इस गैस सिलेंडर फ्री में अवेल कराना, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरीके से केवल वोट बैंक के लिए या फिर न्यू वेलफेयरिज्म तो है ही, वो तो चलो ठीक है अपनी तरफ से, वो अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं ना जिसको हम रोटी कपड़ा मकान जो बोलते थे, वो चीज़ें तो एटलीस्ट नहीं मिस होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और हेल्थ, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन पर हमें और थॉरली स्टडी करना और थॉरली इन पे स्कीम बना करके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यही ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।